अस्सलामुअलैकुम। सीवीएस फार्माकोलॉजी में अब हम पढ़ने जा रहे हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। बेसिकली एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स जो होती हैं वो इंक्रीज ब्लड प्रेशर में दी जाती हैं, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स को दी जाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज ब्लड प्रेशर। इट इज़ अ प्रेशर दैट इज एक्सर्टेड लैटरली ऑन द वॉल्स ऑफ द वेसल्स ड्यूरिंग सर्कुलेशन के दौरान जो हमारी ब्लड वेसल्स की वॉल्स हैं उनके ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है दैट इज़ ब्लड प्रेशर। अच्छा, अब हाइपरटेंशन क्या होती है? इसमें जो हमारे पास डायस्टोलिक और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो इंक्रीज हुआ होता है। जो हमारे पास सिस्टोलिक प्रेशर होगा वो मोर देन 140 mmHg और डायस्टोलिक प्रेशर मोर देन 90 mmHg जो होगी वो कहलाता है हमारे पास कि ये पेशेंट हाइपरटेंसिव हो चुका है बिकॉज ऑफ हिज एलिवेटेड सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब हाइपरटेंशन हो क्यों रही है, इसकी वजह क्या है कि बेसिकली हमारे पास जो स्मूथ मसल टोन है ऑफ द आर्टरीज वो बढ़ रही है, उसकी वजह से रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है और वो रेजिस्टेंस क्या करती है कि प्रेशर इंक्रीज करवा रही होती है। और सेकेंड इसकी कॉज है कि रिड्यूस्ड कैपेसिटेंस ऑफ द वीनस सिस्टम। अब हाइपरटेंशन मोस्टली जो होती है वो हमारे पास एसिम्प्टोमेटिक होती है, इसीलिए इसको साइलेंट किलर भी कहते हैं। लेकिन ये और जो चीज़ें कॉज करवा सकती है अगर ये क्रॉनिक हो जाए, इसको ट्रीट ना किया जाए तो इट कैन लेड टू कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, stroke, renal damage and cerebrovascular accident. These are the complications that can occur in chronic hypertension. अब etiology ऑफ हाइपरटेंशन की बात की जाए तो इसकी दो टाइप्स होती हैं हमारे पास, प्राइमरी एंड सेकेंडरी हाइपरटेंशन। अब हमारे पास प्राइमरी हाइपरटेंशन जो होती है ये अननोन ओरिजिन होता है इसका, कि हमें नहीं पता कि किसी डिजीज़ से नहीं होती, बेसिकली ये ऐसे ही डेवलप हो जाती है। इसकी फैमिली हिस्ट्री जो कहते हैं ना कि हाइपरटेंशन जो होती है वो फैमिली में कि आपकी कहीं प्रीवियस किसी को तो नहीं थी, तो ये फैमिली हिस्ट्री में जो रन करती है दैट इज़ प्राइमरी हाइपरटेंशन। देन एनवायरमेंटल फैक्टर्स, स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल, हाई इनटेक ऑफ सोडियम, ओबेसिटी, स्मोकिंग, ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि लीड कर सकते हैं टुवर्ड्स द हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन वो होती है जो कि किसी और डिजीज़ की प्रेजेंस था उसकी वजह से डेवलप हो गई, जैसे कि हमारे पास रीनल आर्टरी कॉन्स्ट्रिक्शन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एओर्टा, फियोक्रोमोसाइटोमा एंड कशिंग सिंड्रोम। बेसिकली ये जो दो हैं दीज आर द एंडोक्राइनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, जबकि ये हमारे पास रीनल आर्टरी कॉन्स्ट्रिक्शन वगैरह ये सब भी हमारे पास सेकेंडरी हाइपरटेंशन कॉज करवा सकते हैं। अब हमारे पास क्लासिफिकेशन होती है कि भाई हाइपरटेंशन माइल्ड है, मॉडरेट है या सिवियर है। For mild, we have 140 to 140 systolic and 90 diastolic mmHg, moderate 160 by 100 mmHg and severe 180 by 110 mmHg। ये तीन क्लासिफिकेशन की बेसिस पे हम हाइपरटेंशन को क्लासीफाई कर सकते हैं कि आइदर इट इज़ माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर। अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोलिंग ब्लड प्रेशर। बेसिकली जो ब्लड प्रेशर है वो डिपेंड कर रहा होता है ऑन टू थिंग्स, कार्डिक आउटपुट एंड पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस पर। अब ये जो कार्डिक आउटपुट और पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस है ये मेंटेन होती हैं बाय द टू सिस्टम्स, बैरोरिसेप्टर्स एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। अब जब बात करते हैं बैरोरिसेप्टर्स और सिंपैथेटिक कि ये किस तरीके से ब्लड प्रेशर कंट्रोल करते हैं, जब हमारे पास ब्लड प्रेशर फॉल होता है तो उसकी वजह से जो बैरोरिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं इन द एओर्टिक एंड कैरोटिड साइनसेस वो स्टिमुलेट हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, स्टिमुलस को सेंड करते हैं टुवर्ड्स द कार्डियोवैस्कुलर सेंटर इन द मेडुला, और वो सेंटर फिर हमारे पास सेंड करता है रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स, कैसे सिंपैथेटिक एक्टिविटी को बढ़ा देता है और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को कम करता है, और उसकी वजह से वो कार्डिक आउटपुट बढ़ाता है और हमारे पास वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवा रहा होता है। अब ये जो है ये BCQ से रिलेटेड मैंने लिखा है कि कौन से रिसेप्टर्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। जो β1 रिसेप्टर्स होते हैं ये हार्ट पर प्रेजेंट होते हैं और किडनी पर प्रेजेंट होते हैं। हार्ट पर प्रेजेंट होकर ये कॉन्ट्रैक्शन करवा रहे होते हैं और किडनी में ये रेनिन रिलीज, जबकि α1 रिसेप्टर्स जो होते हैं वो ब्लड वेसल्स पर प्रेजेंट होते हैं और वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाते हैं। बात करते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम की, तो ये हमारे पास लॉन्ग टर्म कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमेशा याद रखिएगा कि लॉन्ग टर्म ब्लड प्रेशर कंट्रोल इज डन बाय किडनीज, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। अब इसमें होता क्या है कि जो किडनी में प्रेजेंट बैरोरिसेप्टर्स होते हैं वो सेंस करते हैं रिड्यूस्ड आर्टीरियल प्रेशर और उसकी वजह से वो स्टिमुलेट करता है रिलीज ऑफ रेनिन। अब ये जो रेनिन होता है ये क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करवा देता है इनटू एंजियोटेंसिन 1 और एंजियोटेंसिन 1 पे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एक्ट करता है और वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू द एंजियोटेंसिन 2। ये एंजियोटेंसिन 2 जो होता है दिस इज बेसिकली मोस्ट पोटेंट सर्कुलेटरी वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर, ये वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवा रहा होता है नंबर 1, और दूसरा ये एल्डोस्टेरोन की सीक्रेशन बढ़ा देता है और उसकी वजह से क्या होता है कि रीनल एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम बढ़ जाती है दैट लीड टू इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम एंड इंक्रीज ब्लड प्रेशर।
तो इस तरीके से ये 2 मैकेनिज्म है फॉर कंट्रोलिंग द ब्लड प्रेशर। अब बात करते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ द हाइपरटेंसिव पेशेंट। उनमें है कि रेगुलर एक्सरसाइज, स्टॉप स्मोकिंग, डिक्रीज सॉल्ट इनटेक, लेस देन 2 ग्राम पर डे जो होता है ये सॉल्ट इनटेक होना चाहिए ऑफ एन हाइपरटेंसिव पेशेंट। अवॉइड एक्सेसिव अल्कोहल, मैनेज स्ट्रेस एंड ईट हेल्दी। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स का इंटेक ज़्यादा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू द सैचुरेटेड फैटी एसिड डाइट। ये है हमारे पास नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। अब बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। सबसे पहले फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में आ जाते हैं डायूरेटिक्स, थायराइड, लूप डायूरेटिक्स एंड पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। एड्रीनो रिसेप्टर्स ब्लॉकर्स में आ जाते हैं बीटा ब्लॉकर्स, अल्फा ब्लॉकर्स एंड अल्फा बीटा ब्लॉकर्स। फिर ACE इनहिबिटर्स में आ जाते हैं रेनिन इनहिबिटर्स, ACE इनहिबिटर्स एंड ACE रिसेप्टर इनहिबिटर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, सेंट्रली एक्टिंग ड्रग्स एंड वेज़ोडाइलेटर्स। अब जितना भी मैं आपको पढ़ाने लगी हूँ या पीछे से भी जितना पढ़ाती आ रही हूँ हाइपरटेंशन की, सब बुक के पॉइंट्स कवर्ड हैं। बस मैंने इनको थोड़ा सा चार्ट्स की फॉर्म में ईजी करने के लिए थोड़ा सा अपने वे में रखा है, बाकी बुक के सारे पॉइंट्स इसमें कवर होंगे। सबसे पहले बात करते हैं डायूरेटिक्स की। तो डायूरेटिक्स ब्लड प्रेशर लो करते हैं बाय डिप्लीटिंग सोडियम के स्टोर्स को जो हमारी बॉडी में होते हैं उनको डिप्लीट करके उनकी यूरिनरी एक्सक्रीशन बढ़ाकर क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को लो करने की कोशिश करता है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि ये क्योंकि सोडियम को डिप्लीट कर रहे होते हैं तो इसमें सीरम इलेक्ट्रोलाइट स्क्रीनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ताकि ऐसा ही ना हो कि डायूरेटिक्स दे दे के इतना सोडियम निकाल दिया जाए कि जो बॉडी की नीड थी वो भी ना बचे। फिर अब इसमें 3 तरह के डायूरेटिक्स होते हैं, थायराइड, लूप एंड पोटेशियम स्पेयरिंग। अब हमारे पास थायराइड डायूरेटिक्स में होता है हाइड्रोक्लोरोथायराइड एंड क्लोरथैलिडोन। ये करते क्या है कि ये सोडियम की एक्सक्रीशन, वाटर की एक्सक्रीशन बढ़ा देते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम कम होता है, कार्डियक आउटपुट कम होता है और उसकी वजह से रीनल ब्लड फ्लो भी कम हो जाता है। अब थायराइड्स जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं और हाँ, ये एज अ इनिशियल थेरेपी फॉर द हाइपरटेंसिव भी यूज़ होते हैं विथ बीटा ब्लॉकर्स एंड ACE इनहिबिटर्स। अब इनका थायराइड डायूरेटिक्स का जो एडवर्स इफेक्ट है दैट इंक्लूड हाइपोकैलेमिया, हाइपरज्यूरिसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया एंड हाइपरलिपिडीमिया। लूप डायूरेटिक्स में आ जाते हैं फ्लोरोसेमाइड, टॉर्सिमाइड, ब्यूमेटाइड, एथिक्राइनिक एसिड। ये क्या करते हैं कि सोडियम और क्लोराइड की रीअब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर देते हैं, उसकी वजह से रीनल वेस्कुलर रेजिस्टेंस कम हो जाती है और रीनल ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। लूप डायूरेटिक्स के बारे में एक बात ज़रूरी आपने ये याद रखनी है कि यह हमारे पास इफेक्टिव होता है उन पेशेंट्स में जिनको किडनी का भी कोई मसला हो और इनका GFR लेस देन 30 मिलीलीटर पर मिनट पर मीटर स्क्वायर हो, तो उसमें हम कौन से डायूरेटिक्स यूज़ करते हैं, लूप डायूरेटिक्स। और ये यूज्ड होता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन विद सिम्टम्स ऑफ हार्ट फेलियर एंड एडिमा। इसमें जो एडवर्स इफेक्ट होता है दैट इज़ हाइपोकैल्सीमिया एंड हाइपोकैलेमिया। पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स में सबसे पहले आता है अमाइलोराइड एंड ट्राइमेथरिन। ये क्या करते हैं, ये सोडियम की जो हमारे पास एब्जॉर्प्शन है उसको रिड्यूस करवा देते हैं, बल्कि क्या करते हैं ज़्यादा उसकी एक्सक्रीशन करवाते हैं। जबकि स्पाइरोनेलेक्टोन एंड एपिलिरिनोन जो होते हैं वो एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं और पोटेशियम के लॉस को रिड्यूस करते हैं, इसीलिए ना पोटेशियम स्पेयरिंग कहते हैं। अब यहाँ पर एक BCQ का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई कौन से डायूरेटिक्स हैं जो कि हाइपरकैलेमिया कॉज करवाएंगे, नॉट हाइपोकैलेमिया, तो दैट इज पोटेशियम स्पेयरिंग, क्योंकि ये पोटेशियम की लॉस को रिड्यूस करवाते हैं, जबकि ये दोनों क्या करवाते हैं, हाइपोकैलेमिया। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया डायूरेटिक्स। अब बात की जाए एड्रीनल रिसेप्टर्स ब्लॉकर्स की, तो ये क्या करते हैं, पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस को रिड्यूस करवाते हैं और वीनस पुलिंग इन द कैपेसिटेंस बैलेंस वेसल्स इंक्रीज करवाते हैं। अब एड्रीनल रिसेप्टर्स में हम 3 पढ़ेंगे, अल्फा रिसेप्टर्स ब्लॉकर्स, बीटा रिसेप्टर्स ब्लॉकर्स एंड अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स ब्लॉकर्स के जो दोनों पर एक्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बीटा एड्रीनल रिसेप्टर्स ब्लॉकिंग एजेंट्स। तो ये काम कैसे करते हैं, ये ब्लड प्रेशर किस तरीके से रिड्यूस करते हैं, उनमें ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। कार्डिक आउटपुट रिड्यूस करवा देते हैं, सिंपैथेटिक आउटफ्लो फ्रॉम द CNS रिड्यूस करवा देते हैं, एंजियोटेंसिन 2 फॉर्मेशन और डिक्रीज एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन, इन चारों को रिड्यूस करवाते हैं और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी हमारे पास रिड्यूस हो जाएगा। अब बात की जाए कि बीटा ब्लॉकर्स में कौन कौन सी ड्रग्स हम देते हैं, तो उसमें होता है सेलेक्टिव जो कि सिर्फ एक ही रिसेप्टर पर काम करती है, बीटा 1 रिसेप्टर्स जो कि हार्ट पर और किडनी पर प्रेजेंट होते हैं, और नॉन सेलेक्टिव जो कि बीटा 1 और बीटा 2 दोनों पर एक्ट करती हैं। सेलेक्टिव की बात की जाए बीटा 1 दैट इज मेटोप्रोलॉल एंड एटिनोलॉल, और दूसरी होती है नेबिवोलॉल। जो मीटोप्रोलॉल और एटिनोलॉल होती है ये कॉमनली प्रिस्क्राइब ड्रग्स होती हैं फॉर द हाइपरटेंसिव पेशेंट्स, जबकि नेबिवोलॉल उन लोगों को दी जाती है जिनमें वेज़ोडाइलेशन ज़्यादा करवानी होती है, जैसे जो
एंजाइना के पेशेंट्स होते हैं उनमें ये ज़्यादातर प्रेफर की जाती है, क्योंकि बीटा 1 एंटागोनिस्ट है जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड एक वेजोडाइलेटर है उसको इंक्रीज़ करवाता है, उसकी वजह से वेजोडाइलेशन हो जाती है। जबकि जो नॉन सेलेक्टिव होते हैं प्रोप्रानोलॉल, ये हमारे पास बीटा एड्रीनो रिसेप्टर्स एंटागोनिस्ट जो होते हैं, ये सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब्ड प्रोप्रानोल होता है, मगर ये एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स में नहीं देते, क्योंकि ये बीटा 2 रिसेप्टर्स पर भी जाकर काम करवाती हैं और उसकी वजह से हमारे पास ये अस्थमा के पेशेंट्स में मज़ीद वर्सन कर सकते हैं अस्थमा को, तो इसलिए उनको नहीं देते ये। थेराप्यूटिक यूजेस की बात की जाए तो ये उन पेशेंट्स को दी जाती है जिनको हाइपरटेंशन के साथ साथ और डिजीज़ भी हो रही हो, जैसे हमारे पास सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीअरिथमिया, एट्रियल फिब्रिलेशन, एमआई, इस्केमिक हार्ट डिजीज़ एंड क्रॉनिक हार्ट फेलियर हो रहा। एडवर्स इफेक्ट ऑफ द एड्रीनो रिसेप्टर्स ब्लॉकर्स की बात की जाए तो इसमें होता है डिक्रीज लिबिडो एंड कॉज इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इसी एडवर्स इफेक्ट की वजह से ये न्यूली मैरिड मेल्स को नहीं दी जाती, क्योंकि ये उनमें लिबिडो एंड इरेक्टाइल डिसफंक्शन कॉज करवा सकता है। इसके अलावा ये HDL कम करवा के इंक्रीज टैग करवा सकता है। अब बीटा एड्रीनो रिसेप्टर्स एंटागोनिस्ट से रिलेटेड एक पॉइंट आपने हमेशा याद रखना है कि इनको एब्रैप्ट विथड्रॉल नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर इन्हें फ़ौरन से अचानक से छोड़ दिया जाए तो इनका रिबाउंड हाइपरटेंसिव फिनोमेना होता है जो कि सीवियर हाइपरटेंशन कॉज करवाता है, और उसमें क्या होगा, एंजाइना का पेन स्टार्ट होगा, MI होगा और सडन डेथ हो जाएगी ऑफ पेशेंट ड्यू टू इस्केमिक हार्ट डिजीज़। तो बीटा ब्लॉकर्स प्रिस्क्राइब करते हुए पेशेंट को इस बात की काउंसलिंग पहले ही कर देनी चाहिए कि अचानक से इसे नहीं छोड़ना, इसकी जो डोज होती है वो कम करते करते और फिर जाके थोड़े अरसे बाद छोड़ी जा सकती है बाय डिक्रीजिंग द डोजेज। सही है, ये एब्रैप्ट विथड्रॉल के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर से। अब बात करते हैं अल्फा एड्रीनो रिसेप्टर्स ब्लॉकिंग एजेंट्स की। अब जो हमारे पास अल्फा एड्रीनो रिसेप्टर्स ब्लॉकिंग एजेंट्स होते हैं इनमें होता है पैराजोसिन, डॉक्साजोसिन एंड टेराजोसिन। ये जो होते हैं ये कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स ऑफ द अल्फा 1 एड्रीनो रिसेप्टर्स होते हैं। ये करते क्या है कि पैरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज कर रहे होते हैं और जो आर्टीरियल और वीनस स्मूथ मसल्स होते हैं उनको रिलैक्स कर रहे होते हैं। अल्फा 1 ब्लॉकर्स जो होते हैं वो ट्रीटमेंट ऑफ बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया में भी यूज हो सकते हैं, और इसके अलावा इनकी कोई हमारे पास लाइक सीवियर एडवर्स इफेक्ट नहीं होता, लाइक टैकीकार्डिया वगैरह नहीं होता। इसमें क्या होगा कि सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन हमें मिल सकती है। अल्फा या बीटा एड्रीनो रिसेप्टर्स ब्लॉकिंग एजेंट्स की बात की जाए तो दैट इंक्लूड लैबेटोलॉल, अल्फा 1, बीटा 1 एंड बीटा 2 पे एक्ट करते हैं, और ये हमारे पास गेस्टेशनल हाइपरटेंशन में यूज़ होते हैं। हालांकि जो गेस्टेशनल हाइपरटेंशन की जो मोस्टली प्रिस्क्राइब ड्रग है वो आगे हम पढ़ेंगे, दैट इज मिथाइल डोपा, बट लैबेटोलॉल भी प्रिस्क्राइब की जा सकती है और ये हाइपरटेंसिव एमरजेंसीज में दी जाती हैं। ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि एमरजेंसी अर्जेंसी क्या है। फिर क्रेविडाइलॉल की बात की जाए तो अल्फा 1, बीटा 1 एंड बीटा 2 पे ये एक्ट करते हैं एंड इट इज़ इंडिकेटेड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट फेलियर एंड हाइपरटेंशन। ये मोर्टिलिटी और मोर्बिडिटी ड्यू टू हार्ट फेलियर को डिक्रीज करने में रोल प्ले कर रही होती है। अब यहाँ तक हमने एड्रीनो रिसेप्टर्स ब्लॉकर्स कंप्लीट कर लिए। अब बात करेंगे ड्रग्स एक्टिंग ऑन द रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इन नेक्स्ट वीडियो।